चलिए ठीक है, देखिए अब ठीक है। तो अपना पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हमने देखी हैं। और पीरियोडिक टेबल के बारे में तो लगभग 2 क्लास हमारी हो गई हैं, ठीक है। एक जर्नल साइंस में भी पढ़ा था और एक यहाँ भी पढ़ा था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा हो गया है, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण जो है और आवर्त सारणी में जो उनका वर्गीकरण होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है, वो भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो आज आपका जो नया चैप्टर है वो है रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। ज़रा ध्यान से समझिएगा, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हमारा जो ये टॉपिक स्टार्ट होगा, पहले हम केमिकल बॉन्ड्स को समझेंगे, ठीक है। रासायनिक आबंध, ठीक है। केमिकल बॉन्ड को आप लोग क्या लिखेंगे, रासायनिक आबंध लिखेंगे, ठीक है। और यहीं से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा आपका। क्या होता है केमिकल बॉन्ड, कैसे फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड का, कितने टाइप का होता है, ये चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड जो होते हैं ये क्यों बनते हैं। कोई भी कंपाउंड केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। लाइक सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है, NaCl बनाता है। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। लाइक ऐसे देखिए, NaCl कंपाउंड है, CH4 आपका एक कंपाउंड है, NH4 पॉजिटिव आपका कंपाउंड है। इन तीनों में अलग अलग बॉन्डिंग हुई है। प्रश्न ये है कि आखिर सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड क्यों बनाया, कार्बन ने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग क्यों की, और NH3 यानी कि अमोनिया ने एक हाइड्रोजन के साथ आखिर जो बॉन्डिंग की वो क्यों की, ये हमारा प्रश्न है। यानी कि वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, आखिर रासायनिक आबंधन क्यों होता है, रासायनिक बॉन्ड क्यों बनते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस लिए होता है। देखिए बड़ा ही बेसिक सा फंडा है। आपने आइडियल गैस सुना होगा, आइडियल गैस, जिन्हें हम आदर्श गैसें कहते हैं, आदर्श गैस। आइडियल गैस या आदर्श गैस हमारे पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं। कौन से, कल हमने ग्रुप पढ़े हैं ना, उसमें ये 18वें समूह के तत्व हैं। 18th ग्रुप एलिमेंट है, 18वें समूह के तत्व हैं आपके कौन, आइडियल गैसेस। जैसे इसके अंदर आपने पढ़े होंगे, हीलियम से आप स्टार्ट कर लीजिए, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गन, ऑर्गन ऊपर आ जाएगा आपका, वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा उसको भी। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब आपके क्या हैं, ये आइडियल गैसेस हैं। अब जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। क्या होता है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास होता है। कहने का मतलब इनकी अंतिम कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। यथा हम क्या कहेंगे, जैसे 2, 2, 8, 2, 8, 8, ठीक है, 2, 8, 18, 8, ऐसे 2, 8, 18, 32, 18, 8, ऐसे। यानी कि कंप्लीटली इनका आउटर मोस्ट सेल आप देखेंगे क्या होता है, फिल होता है ये, ठीक है। यानी कि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, कंप्लीटली क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये अभिक्रियाशील नहीं होते, ठीक है। हालांकि आजकल जीनॉन के काफ़ी सारे कंपाउंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन स्पेशली ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट हैं। और न केवल नॉन रिएक्टिव हैं बल्कि हाईली स्टेबल भी हैं। हाईली स्टेबल का मतलब अत्यधिक स्थायी, हाईली स्टेबल का मतलब अत्यधिक स्थायी एलिमेंट भी। तो ये जो आपके तत्व हैं ये आपके क्या हैं, अत्यधिक स्थायी तत्व हैं, और जैसे ये हैं वैसे बने रहना चाहते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ऐसा क्यों, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से। तो हर एलिमेंट या हर तत्व केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि वो आइडियल गैस एलिमेंट की तरह
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन करना चाहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक तत्व आदर्श गैसों की तरह इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है, केमिकल बॉन्ड करता है या रासायनिक आबंध बनाता है। इतना क्लियर हो गया। प्रत्येक तत्व आइडियल गैस या आदर्श गैसों की तरह इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक आबंधों का निर्माण करता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ट्राइज टू complete its electronic configuration make similar as the electronic configuration of ideal gas. That's why all the chemical elements tends to form chemical bond. Now chemical bond तो अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो फिलहाल हम ये समझ गए कि केमिकल बॉन्ड किस वजह से बनते हैं, किस वजह से आइडियल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्राप्त करने के लिए आपके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये केमिकल बॉन्ड आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो कि तत्वों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके का केमिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं। फिलहाल हमने ये देख लिया कि आइडियल गैस या आदर्श गैस 18वें समूह के तत्व होते हैं जिनका अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास पूर्ण पूरित होता है, यानी कि फुल्ली फिल्ड होता है, और ये काफ़ी स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव। या नॉन रिएक्टिव का मतलब हुआ अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, ठीक है, अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो ऐसा स्टेब्लिशमेंट देखने के लिए हर समूह का तत्व क्या करना चाहेगा, इनके जैसा बनना चाहेगा। यथा एक कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा, जैसे सोडियम है, Na पॉजिटिव आयन बना देता है बॉन्ड बनाने के लिए, पर है तो Na। अब Na है तो Na में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281 281। बनना क्या चाहता है, आइडियल गैस 28 को गेन करना चाहेगा, है तो 281। 2 और 8 कब मिलेगा इसको, जब ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो ये किसी एक ऐसे एलिमेंट को ढूंढता है जिसे क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लाइक क्लोरीन के पास 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर कैसा बनना चाहे, आइडियल गैस की तरह बनना चाहे तो इसको 288 करना पड़ेगा। इसके लिए ये डोनेट वाला इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में Na और Cl आपस में मिल जाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये भी 288 ये भी 28, ऐसे केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ठीक हो गया, इस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनता है। चलिए ये उतारिए फटाफट से, उसके बाद हम हर टाइप का केमिकल बॉन्ड देखेंगे। चलिए अब हम अलग अलग प्रकार से रासायनिक बंधों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया उसी के ऊपर है, बट ठीक है। कॉसेल लीविस इन 1919, कॉसेल और लीविस ने 1919 में, कॉसेल और लीविस दो वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने 1919 के अंदर एक अवधारणा दी थी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी या संयोजकता की जो अवधारणा थी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, वो ये थी कि किसी भी चीज़ की संयोजकता या वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की संयोजकता या वैलेंसी किसे कहा जाएगा। तो इन्होंने कहा कि देखिए किसी भी आपके एलिमेंट के, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके आधार पर तय किया जाएगा कि उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है, यानी कि संयोजकता कितनी है। तो हमने कहा सर संयोजकता कितनी, अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 7 हों, किसी के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 7 हो, तो क्या उसकी वैलेंसी 7 होगी। तो यहाँ पे ये स्पष्टीकरण या ये एक क्लियरिफिकेशन दिया गया कि देखिए आइडियल गैस बनने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा वो उसकी वैलेंसी कहलाएगा। क्या, आइडियल गैस या आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास अगर प्राप्त करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए या लिए गए, इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी संयोजकता कितनी है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास आइडियल गैस बनाने के लिए, नियॉन जैसा बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन है उसके हिसाब से उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, अंतिम कक्षा है, वो 2 8 1 होती है, यानी कि 1 उसकी संयोजकता होती है।
ये तो बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन के लिए 2 8 7 थी, 2 8 7। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, परंतु क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, -1 होती है, 1 होती है। कहने का मतलब क्या, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसकी संयोजकता 1 है। कहने का मतलब जो वैलेंसी होगी या वो किस पे डिपेंड करेगी, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करेगी, लेकिन अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर निर्भर नहीं करेगी कि जितने इलेक्ट्रॉन हो उतनी संयोजकता हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तब तो हम कह देंगे चलो 1 डोनेट कर सकता है, 2 डोनेट कर सकता है, 3 डोनेट कर सकता है, फिर डोनेशन नहीं होता है। 4 में शेयरिंग होती है, 5 6 7 में एक्सेप्ट करने लगते हैं, समझे, एलिमेंट को एक्सेप्ट। तो इस वजह से क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन किसी ने एक्सेप्ट किए या डोनेट किए या शेयर किए, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब देखिए परमाणु स्थायी संरचना कैसे प्राप्त करते हैं। अभी ये मैंने आपको बताया, क्या बनाना चाहते हैं, आइडियल गैस। ऑक्टेट रूल कहते हैं इसको, अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना ऑक्टेट रूल होता है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। लेकिन इसको पूरा कैसे करेगा, तो मैंने आपको कई तरीके बता दिए। जैसे एक ए ले लेते हैं, मैं ए एक एलिमेंट है, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं। मान लीजिए ए के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, कभी 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 हैं। इसका उद्देश्य क्या है, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाकर के 8 पूरा होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो बड़ा टफ काम है, तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। अच्छा, जब 2 हैं तो इनको भी क्या करेगा, डोनेट कर देगा। 2 डोनेट करना आसान है 6 लेने से, तो इसकी संयोजकता हो गई 2। 3 में भी डोनेट करा जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ा टफ जरूर है, पर ठीक है कर देगा। और वैलेंसी कितनी, संयोजकता कितनी, 3। तो यहां पे आपने देखा कोई तत्व अपनी स्थायित्व को या आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉनों का दान करके या बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, पहला। अब देखिए जरा, मान लीजिए मेरे किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा नहीं और 4 उसको कोई देगा नहीं, तो ये इन चारों को क्या करता है, शेयर करता है, साझा करता है। तो ऐसे में इसके पास कितनी, 4 इसकी वैलेंसी है, कोवैलेंसी कहते हैं इसको, वैलेंसी नहीं कोवैलेंसी, पर ठीक है हमने कहा 4 है। तो इसका मतलब या तो दान देगा या क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, शेयर कर लेगा। और सपोज किसी के पास 5 हैं, तो अब 5 तो डोनेट करेगा नहीं, 5 डोनेट करने से अच्छा क्या है, 3 एक्सेप्ट कर ले, हो गए ना 8। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, अब 3 हो गई। 6 में 2 एक्सेप्ट कर लेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन 2 ले लेगा, ज़्यादा आसान है, 6 डोनेट करने से ज़्यादा आसान 2 एक्सेप्ट करना है। 7 इलेक्ट्रॉनों में 1 एक्सेप्ट करना ज़्यादा आसान है 7 इलेक्ट्रॉन देने से, तो वैलेंसी कितनी, 1। इस तरीके से दान भी कर सकता है, साझा भी कर सकता है, या एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्राप्त भी कर सकता है। 3 तरीके होते हैं किसी तत्व को अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दान कर देगा, या इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा, या इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करेगा। अब जरा समझिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन हो केवल तभी साझा हो, या जब 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 के 3 डोनेट ही हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये समझने के लिए हो सकता है जब उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हो तब भी साझा कर ले, वो क्या कर ले, तब भी साझा कर ले। वो जब हम बॉन्ड बनाना सीखेंगे इसके बाद तब सीखेंगे। ये सामान्य अर्थों में कोई भी तत्व अपना स्थायित्व कैसे प्राप्त करता है या आइडियल गैस कैसे बन सकता है, तो 3 तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, एक्सेप्ट करके या शेयर करके। इन 3 तरीकों से वो क्या कर सकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर है संयोजी कोश या वैलेंस सेल किसे कहेंगे। हर तत्व के लिए उसका वैलेंस सेल वो सेल होगा जो उसका आउटर मोस्ट है, या वह सेल जिसमें उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उसे उसका वैलेंस सेल कहेंगे। 2s 2p 3s 3p कल पढ़े ना हमने, इसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन आप जिस भी सेल में भरें आप उसे उसका वैलेंस सेल कह देंगे। ठीक है ना, चलिए ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें है आपका लुईस स्ट्रक्चर, थोड़ा सा देख लीजिए। ज़्यादा मैं इन चीज़ों को नहीं कराना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण आएंगी उनको मैं खुद पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, जो हल्के हल्के हैं उनको आप ऐसे समझ जाएंगे, तो इतना आसान है आपके लिए।
इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, अभी फ्रैक्लैंड वगैरह की डेफिनेशन आपको पढ़नी नहीं है। देखिए लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, लुईस अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को डॉट बना करके दिखा देते थे, तो इसको क्या कहा गया, लुईस की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा गया, यानी कि संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के माध्यम से दिखाना लुईस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो लुईस ने ऐसे दिखाया, ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लुईस ने ऐसे दिखा दिए, तो ये हो गया ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे दिखा दिया, तो ये हो गया क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी में वो आगे कर क्या कहते हैं, आपका मैचिंग कर सकता है, चीज़ों को खोलकर बना सकता है, लाइक H2O बना दिया, CO2 बना दिया, इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछ दिए, तो आपको इनके बारे में हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं, क्या होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनता है, ऐसे, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन के 2 इधर रख दीजिए, बाकी इधर 6 ऑक्सीजन के 6 इधर रख दीजिए, ऐसा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, हम पहले पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के चारों तरफ बना देना है डॉट बना करके, ठीक है। ऐसे आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग इस पर मत लगाइएगा, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब आपका आ गया केमिकल बॉन्ड्स, रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध, इनको आपको थोड़ा सा समझना है। तो अब आपका है केमिकल बॉन्ड्स, रासायनिक आबंध। तत्व जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे, रासायनिक आबंध बनाते हैं, इन्हीं के माध्यमों से वो आपस में जुड़ते हैं, और रासायनिक आबंधों के माध्यम से ही कोई तत्व अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास प्राप्त करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है, या ये कहें आइडियल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम एक एक करके सारे देखेंगे। पहला केमिकल बॉन्ड देखिए, उससे पहले किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से बने रहते हैं उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमने डेफिनेशन में जाना नहीं है, यानी कि किसी भी आपके एलिमेंट के अंदर उसके एटम जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं उसे आप उसका केमिकल बॉन्ड कह देंगे। पहला है आयोनिक बॉन्ड, या इसे कहा जाता है आयनिक बंध। इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड भी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। आयनिक बॉन्ड इसका सबसे बढ़िया नाम है। आयनिक बंध या आयोनिक बॉन्ड इसका बड़ा कॉमन नाम है, आयनिक बंध इसे कहा जाता है। इसके अलावा कई जगह आपको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी इसका नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं देना है, ठीक है। सारे नाम एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो पहला है आपका आयनिक बॉन्ड। अब जरा देखिए, पहली चीज, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब आपका एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में जुड़ता है तब आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी कि जब आपकी एक धातु और एक अधातु आपस में मिले तो समझ जाइएगा कि वहां पर आपका आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, आयनिक बंध बना होगा जब भी आपकी धातु किसी अधातु से मिली होगी। दूसरा, इसके अंदर 2 प्रोसेस होती हैं। जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा सदैव 2 काम होंगे। एक चीज, एक होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, जिसे हम दाता एटम कहेंगे या दाता परमाणु कहेंगे। एक होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, जिसे हम ग्राही कहेंगे, ग्रहण करने वाला जिसे हम ग्राही कहेंगे। अच्छा, अब समझिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे इन दोनों की ही व्याख्या कर दूँ, खोल के देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा क्लियर रहेगा। मान लीजिए ए आपका एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ए अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ए क्या बनाएगा, आपका पॉजिटिव आयन बनाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। इसे क्या कहेंगे हम, धनायन। क्या कहेंगे इसे, धनायन, या अंग्रेजी में इसे कहेंगे कैटायन, धनायन या कैटायन। सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बी
एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ये मैंने जब आपको आयंस पढ़ाए हैं वहाँ आपको पढ़ाया है मैंने कि किसी के ऊपर प्लस और माइनस क्यों आता है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कम या ज़्यादा होने की वजह से किसी पर धन या ऋण चार्ज या माइनस और प्लस आवेश आ जाता है। तो बी प्लस कोई इलेक्ट्रॉन अगर आप इस पर जोड़ेंगे तो इस पर ऋण चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसे क्या कहेंगे, ऋणायन, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है एनायन। और अगर यही चार्ज कार्बन पर आए तो उसे कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन कह देते हैं, ठीक है। उसे कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन कह दिया जाता है। चलिए, ये तो आपका धनायन और ऋणायन दो चीजें आ गई। ये दोनों आयन्स हैं और आयन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, एक ग्रहण करने वाला। तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा ग्रहण करके आपस में बॉन्ड बना लेगा। इसे क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो जो बॉन्ड बना, एक हमने कहा ना बल है, तो वो जो बल है वो कौन सा बल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल, वैद्युत स्थैतिक बल। वैद्युत स्थैतिक बल, जब भी किसी के बीच में आयनिक बंध बनता है तो वहां पर वैद्युत स्थैतिक बल का निर्माण हो जाता है। तो उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, वैद्युत स्थैतिक बल बनेगा। स्पेशली आपने देखा कि जब धातु और अधातु हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसा एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, इतना हमने पढ़ लिया, आप थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इसके और नाम भी हैं तो एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। पोलर बॉन्ड मैंने वैसे आपको बता ही दिया है कि इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, वैद्युत संयोजक आबंध। एक और नाम है पोलर बॉन्ड, तो इसी के नीचे इसका एक और नाम लिख लीजिए। इसको क्या कहा जाता है, एक तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा मैंने आपको वैद्युत संयोजी बॉन्ड, और दूसरा मैं आपको बता देता हूं पोलर बॉन्ड या ध्रुवीय बंध। पोलर बॉन्ड को क्या कहा जाता है, ध्रुवीय आबंध, ठीक है, ध्रुवीय आबंध। ये दो नाम इसके और हैं, ये भी याद कर लेंगे। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैद्युत स्थैतिक बल होता है, आयन्स बनते हैं, तो अब इसका एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं, वहीं से चीज़ें थोड़ा क्लियर होने लग जाएंगी। सबसे सुंदर जो इसका एग्जाम्पल है वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl। थोड़ा सा आप NaCl को खोलने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, NaCl के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है आपका Na, दूसरा है आपका Cl। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा Na के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो सोडियम ट्राई करेगा कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और एक प्लस आयन बनाए। तो इस प्रकार से जो बना वो क्या है, सोडियम का कैटायन है। इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसे एक्सेप्ट करता है और जो बनाता है वो Cl नेगेटिव आयन बनेगा। और इस प्रक्रम से आपने देखा प्लस और माइनस आयन बने। अब ये दोनों प्लस और माइनस आयन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाएंगे, क्योंकि दो चार्ज आपस में हमेशा जुड़ते हैं अगर वो ऑपोजिट चार्ज हों। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, एक आयन बनाएंगे Na प्लस Cl नेगेटिव। यही NaCl है, NaCl को Na प्लस और Cl नेगेटिव की तरह ही लिखा जाता है। तो आपका NaCl का फॉर्मेशन हो गया, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। चाहे तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, Na के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था और Cl के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का आपस में इन्होंने क्या किया, लेन देन किया। अच्छा, लेन देन तो क्या, सोडियम ने अपना डोनेट कर दिया और क्लोरीन को दे दिया। इस तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चले गया पूरा का पूरा। इस तरीके से आपका सोडियम क्लोराइड आयन, एक सोडियम क्लोराइड बन गया Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन से। तो इस प्रकार से आपका आयनिक बॉन्ड होता है। अब आपका आयनिक बॉन्ड तो बन गया, ठीक है, आयनिक बंध तो बन गया। अब ये जो आयनिक बंध बनने के बाद आपके तत्व बने, इसको क्या कहेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक या आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। आयनिक बंधों से बने हुए जो तत्व होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। ऐसे सारे कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्डों से जुड़ करके बने होते हैं उन्हें आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इनकी कुछ खासियतें होती हैं, जरा समझिए। पहले तो ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं।
क्रिस्टलीय ठोस होंगे तो क्या होंगे? भंगुर होंगे, फ्रेजाइल होंगे, टूट जाएंगे। फ्रेजाइल होंगे ना, नमक कॉमन एग्जांपल है, फ्रेजाइल होते हैं। ठीक है, अगला, जब ये सॉलिड हैं, ठोस अवस्था में है, तो विद्युत धारा इनसे फ्लो नहीं होती। ठीक है, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अब जब आप इसको किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल दें, पोलर सॉल्वेंट का मतलब ध्रुवीय विलायक, जैसे कि पानी, अरे ऐसी कोई भी चीज जिसमें दो ध्रुव हो जाए, प्लस माइनस चार्ज दिखने लग जाए, ध्रुवीय विलायक है। पोलर सॉल्वेंट, पानी पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है। पानी वैसे क्लियरली पोलर सॉल्वेंट है नहीं, पर पानी के अंदर थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, वैद्युत ऋणात्मकता और धनात्मकता में अंतर की वजह से उनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है ऐसा कि वो हल्का फुल्का आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्शियली आप कह लीजिए, ठीक है, आभासी रूप से कह लीजिए, पर धन और ऋण उन पर आवेश आ जाता है, इसी वजह से वो भी आपका पोलर में आ गया। ऐसे सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं? घुल जाते हैं, सॉल्युएबल होते हैं। वहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयनिक यौगिक नहीं घुलते। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हुए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुए, अल्कोहल वगैरह, जो आपके कार्बनिक जो आपके विलायक हैं उनमें ये नहीं घुलते, पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। और घुल जाएंगे तो उसके बाद ये क्या करते हैं? आयन्स बनाते हैं। घुलने के बाद ये अपने आयन में टूट जाते हैं, और आयन में टूटने के बाद ये क्या करते हैं? क्या लगने लगेंगे? धारा को प्रवाहित करने लगेंगे, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी इनसे फ्लो होने लगेगी। ठीक है, और चूंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? हाई होता है, उच्च होता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? हाई होता है और उच्च होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो NaCl इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा CaCl2 आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, MgCl2 ले सकते हैं, मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लीजिए, सोडियम का क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लीजिए, MgO। ये सब क्या है? आपके वो यौगिक हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड बनता है या आयनिक बंध बनता है। अब थोड़ा इसके बारे में जो चीज़ें दी गई हैं उनको समझ लीजिए, एक एक करके मैं इनके यौगिकों के बारे में बता दूं। जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ वही दी हुई हैं। ठीक है, यौगिकों में जिनमें वैद्युत संयोजक आबंध होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड उनको कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, जितने वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। तो ये भी आपको बता दिया, जितने वो इलेक्ट्रॉन देने या लेने वाला है वो उसकी संयोजकता है। इसके अलावा इसमें आपके आयन से एक रेगुलर पैटर्न पे फॉलो करते हैं, रेगुलर पैटर्न पे लगे हुए होते हैं। जैसे NaCl वाले में देख लीजिए, एक Na 6 Cl नेगेटिव से जुड़ा होता है और एक Cl नेगेटिव 6 Na पॉजिटिव से जुड़ा होगा। तो एक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर बनेगा। जब मैंने कह दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा तो आप समझ जाइए कि एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होगा। क्लास 12th में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, वहाँ दोबारा मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड बताऊंगा। याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? रेगुलर पैटर्न पे लगे होते हैं। ठीक है, नियमित क्रम में परमाणु जुड़े रहेंगे। अगला है वैद्युत संयोजक यौगिक धनायन ऋणायन, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जुड़े रहते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि इनमें जो पानी वगैरह है उसके साथ ये घुल जाते हैं, तो ये भी पढ़ लिया हमने। फिर क्या पढ़ा हमने कि ये जब घुल जाते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, एक हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, वो मैंने छोड़ दिया पानी के साथ, थोड़ा देख लीजिए। हाइड्रेशन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए होता क्या है ना, जैसे NaCl है, मॉलिक्यूल है, पानी में आपने डाल दिया NaCl। ठीक है, पानी में आपने NaCl घोल दिया तो NaCl कुछ ऐसे जुड़ा होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस आयन छोटा ऋण आयन बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर ऐसे ही Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये रेगुलर पैटर्न हो गया। तो होता क्या है, जो H2O है, पानी है, वो आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि H2O आपका ऐसा होता है, मान के चलिए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है, उसके पोलर सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन H2O के ऊपर देख लीजिए, ऑक्सीजन पे माइनस नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा। तो जैसे ये क्लोरीन के पास है तो कौन सा पोर्शन जुड़ेगा हाइड्रोजन का? प्लस वाला, पानी का प्लस वाला क्लोरीन से जुड़ेगा, यहाँ माइनस वाला जुड़ेगा, ऐसे। तो जब पानी सोडियम क्लोराइड के अणु के
चारों तरफ अगर चिपकने लगता है तो इस दौरान एक ऊर्जा बाहर निकलती है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, एक एनर्जी रिलीज होती है जब भी आप किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं। जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो जो पानी के कंपाउंड्स हैं या पानी का जो पोलर नेचर है उसकी वजह से पानी उस कंपाउंड के धन और ऋण आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होने लगता है। इस दौरान वो एक एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से ये स्थायी हो जाते हैं। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी ध्यान से समझिएगा, जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। और यही हाइड्रेशन एनर्जी इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने क्या पढ़ा, पानी में NaCl डालते ये टूट जाता है, पढ़ा हमने क्या पढ़ा, आयंस में टूट जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव बनाएगा। कैसे टूटा, ये तो लैटिस एनर्जी से बंधे हुए थे, इनकी बंधन ऊर्जा बहुत उच्च होती है, उसे तोड़ने के लिए ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो अपना काम करती है। इसके माध्यम से Na और Cl नेगेटिव टूट जाते हैं। ठीक हो गया इतना। चलिए फिर ये हमने पढ़ लिया, अध्रुवीय नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उनमें नहीं घुलेगा, ये हमने पढ़ लिया है। और आयनित हो जाने पर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, बाकी हमने 6 से जुड़े होते हैं ये भी पढ़ लिया। और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नॉन डायरेक्शनल है, अदैशिक है। अदैशिक इसलिए देखिए कहीं से भी जुड़ जाएगा। ये Cl नेगेटिव है ना, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि Na इधर ही से जुड़े, कहीं से भी Na पॉजिटिव आगे जुड़ सकता है। ऐसे जो एलिमेंट जो जुड़ते हैं वो अदैशिक होते हैं। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। एक चीज़ और है कि जो इनकी केमिकल रिएक्शनें होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं, बहुत तेज़ी के साथ होती हैं। इनको आयोनिक रिएक्शंस कहते हैं। AgCl और NaCl और AgNO3 की एक रिएक्शन आपकी दी हुई है, देख लीजिए, ज़्यादा कुछ टेंशन की बात है नहीं इसके अंदर। एक है AgCl और NaNO3, ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। देखिए कैसे मेरे को पता चला, ये धातु या धातु, ये धातु या धातु, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, जहाँ ऐसा हो जाए वहाँ आयनिक बॉन्ड ही बनेंगे। कहा ना हमने, मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड होगा। ये दोनों आपस में बहुत तेजी के साथ मिलकर, एक मिनट, यहाँ पे NaCl और AgNO3 कीजिए, क्योंकि NaCl और AgNO3 एक बहुत तेज रिएक्शन करके AgCl बनाते हैं। तो AgCl का कलर वाइट होता है, बहुत तेजी के साथ AgCl वाइट कलर का, NaNO3 अलग हो जाएगा, AgCl वाइट कलर का बल्ब बाहर निकलता है। ये एक आयोनिक रिएक्शन है, बहुत ही तेज अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। तो ये आपके आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में लगभग हमने पढ़ लिया। इसके अलावा यहाँ पे जालक ऊर्जा या क्रिस्टल लैटिस एनर्जी जो है उसका भी जिक्र आया इस वाले में। लैटिस एनर्जी क्या है देख लीजिए, लैटिस एनर्जी है Na+ और Cl नेगेटिव आपस में जुड़कर जब NaCl बनाते हैं उस समय जो ऊर्जा निकलती है उसे लैटिस एनर्जी कहा जाता है, उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है, उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है। तो जब एक धन और एक ऋण आयन आपस में मिलकर एक ठोस का निर्माण शुरू करते हैं, उस दौरान जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो ऊर्जा अवमुक्त होती है, उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है, उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है। ये हो गया। तो आपका फिर बॉर्न-हॉबर चक्र जो है वो पढ़ेंगे हम। फटाफट से इसको उतारिए। चलिए इतना ठीक है ना। अभी तो आपके 2 बॉन्ड और आएंगे, ये तो केवल आयनिक है। अभी कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड आएंगे अभी फिलहाल। फिर हाइड्रोजन और वॉन्डरवॉल के बारे में भी थोड़ा वो बॉर्न-हॉबर साइकिल जो है वो देखना है। कुछ नहीं है, बॉर्न-हॉबर साइकिल बड़ा कॉमन सा एक चक्र है, आप एक तरीके से कह लीजिए। एक मिनट में जरा डस्टर ले आता हूँ। चलिए ठीक है, अब लिखिए बॉर्न-हैबर साइकिल। ये आपके सिलेबस में मेंशन है जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसीलिए वैसे भी अच्छा है, एक बार दिमाग में आ जाना चाहिए।
बड़ा ही कॉमन साइकिल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा एक चक्र है, कुछ भी नहीं है, चक्र भी नहीं कह सकते आप। मैं NaCl के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। देखिए अब मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताता हूँ। देखिए कोई भी ठोस, कोई सॉलिड सीधे आयन में टूटे ऐसा थोड़ा ऊट पटांग लगता है, ठीक है। कोई भी ठोस जो, जब मान लीजिए ना एक धातु का टुकड़ा मैंने आपको दे दिया और मैंने कहा देखिए मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, सुनिए। धातु जो होती है मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करने की एबिलिटी रखती हैं। अधातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो प्लस आयन बनाएंगे, तो अधिकतम धात्विक आयन हमारे धनात्मक आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। अधिकतम अधातुएं हमारी ऋण आयन बनाती हैं। अब यहाँ समझिए, बॉर्न-हैबर साइकिल तब आई जब ये देखा गया कि NaCl आपस में मिलकर के एक बढ़िया क्रिस्टल तो बना रहा है, पर हुआ ये कि जब क्रिस्टल बन गया तो हमने कहा कि एक आयन धातु कैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में तब घूमेंगे जब वो गैस अवस्था में हो, लेकिन यहाँ क्या है, सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। तो हमने बॉर्न-हैबर ने एक साइकिल बना के दिया। बॉर्न-हैबर ने कहा देखिए सबसे पहले क्या होता होगा, Na सॉलिड होता होगा, समझते जाइएगा। सोडियम धातु ठोस होती होगी, ठोस से ये गैस बनेगी। किसी सॉलिड का गैस में बदलना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहां पर हुआ ऊर्ध्वपातन। क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन। अच्छा, सॉलिड से गैस बनने में इसने कुछ ऊर्जा ली होगी ना, एक्सेप्ट करी होगी, तो उसको सब्लिमेशन एनर्जी कह देता हूं। ऊर्जा Na ने ली तो प्लस, देगा तो माइनस। सिस्टम कोई चीज लेता है तो प्लस, देता है तो माइनस। Na ने कोई चीज ली तो प्लस, दी तो माइनस। अब Na गैस बन गया। अब Na गैस अवस्था में है तो अब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा, साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसको क्या कहते हैं, अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना, आयोनाइजेशन, आयनीकरण। और जो ऊर्जा लगती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। कल ही पढ़ा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने ग्रहण की होगी, प्लस आई। समझ गए ना, ये पहला प्रक्रम है बॉर्न-हैबर का, इसको नंबर 1। अब थोड़ा क्लोरीन के साथ देखिए, हमने क्लोरीन से भी एक इलेक्ट्रॉन देना है क्लोरीन को। अब आइए, क्लोरीन पहले से गैसीय अवस्था में होता है। क्लोरीन पहले से गैसीय अवस्था में होता है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कल ही पढ़ा है। क्लोरीन को खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको इलेक्ट्रॉन देना सरल होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन देना सरल होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। ये सब हमारे परसों नर्सों में जो हमने पढ़ा है वहां के कंसेप्ट निकल के बाहर आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया। अब ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आपस में जुड़े, क्या बनाया, Na प्लस Cl नेगेटिव आयन से एक क्रिस्टल बना दिया, क्रिस्टल लैटिस बनाया ना। क्रिस्टल लैटिस किया तो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइजेशन कह लीजिए आप। और क्रिस्टलाइजेशन में अभी मैंने आपको पढ़ाया जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी चाहिए होती है। तो जब भी ये दो क्रिस्टल बनेंगे तो ये मैक्सिमम एनर्जी बाहर निकाल देंगे ताकि स्टेबल हो जाए, और सिस्टम से एनर्जी बाहर निकली ना, माइनस यू। ये टोटल बॉर्न-हैबर का साइकिल है, टोटल बॉर्न-हैबर का साइकिल है। बॉर्न-हैबर ने ये 4 चीजें इस तरीके से करके बताई हमें कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। क्लोरीन से आप निकालिए, वैसे यहाँ पे क्लोरीन को आपको पहले तोड़ना भी पड़ेगा अगर आप देखें, क्योंकि Cl अपनी जो स्टार्टिंग स्टेज है वहाँ पे Cl2 होता है, तो Cl2 को आपने तोड़ना है तो डिसोसिएशन करेंगे आप, ठीक है, हाफ Cl2। जब आप Cl2 को तोड़ेंगे तब ये Cl बनेगा आपका, ठीक है। डिसोसिएशन एंथैल्पी भी लगेगी आपकी, बट ठीक है, चल जाएगा, इतना कोई इशू है नहीं।
ठीक है। एक डिसोसिएशन एंथैल्पी आप थोड़ा सा ऊर्जा दे देंगे उसको तो वो डिसोशिएट हो जाएगा। हाफ Cl2 मतलब एक Cl में तोड़ना है ना आपको, तो हाफ D दे दीजिए, डिसोसिएशन एंथैल्पी से क्लोरीन आपका टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। अब ये जो साइकिल आपकी बनेगी, पूरा प्रक्रम आपका बनेगा, ये क्या होगा, बॉर्न हैबर का साइकिल होगा, बॉर्न हैबर का साइकिल, बॉर्न हैबर चक्र होगा, जिसमें हम क्रिस्टल लैटिस कैसे बना, कौन कौन सी ऊर्जाएं प्रयोग की गई, इसे पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा अलग अलग टाइप की एनर्जी यूज की, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन और लास्ट में लैटिस एनर्जी। क्या क्या, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनाइजेशन या आयनन ऊर्जा, उसके बाद आपका डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब हो गया तोड़ना किसी का, विघटन जो है वो ऊर्जा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो इस्तेमाल की, उसके बाद आपने जालक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। इतनी सारी ऊर्जाएं मिलकर के आपका एक तत्व का फॉर्मेशन करती हैं। अब इतने सारी एनर्जी की तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी, बॉर्न हैबर साइकिल के लिए डेल्टा HF कितना होगा, कुल ऊर्जा कितनी होगी। कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर सब्लिमेशन जोड़ दीजिए, आयनाइजेशन जोड़ दीजिए, डिसोसिएशन भी जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और माइनस कर दीजिए क्रिस्टल लैटिस की एंथैल्पी को। इस तरीके से इस प्रक्रम के अंदर पूरी ऊर्जा आपकी आ जाएगी। यही बॉर्न हैबर की साइकिल है, यही बॉर्न हैबर का प्रक्रम है और इसके अलावा कुछ नहीं होता बॉर्न हैबर साइकिल में, ठीक है ना। तो NaCl हमने पढ़ लिया, इसके लिए कितनी होती है, NaCl वाले प्रक्रम के लिए टोटल एनर्जी -382 होती है, ठीक है, -382 पॉइंट समथिंग होती है, 0.1 के आसपास है तो ज़्यादा याद नहीं करना है। यूनिट क्या होगी इसकी, किलो जूल मोल इनवर्स होगी, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स होगी। चलिए ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब है आपका कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजक आबंध। तो यहाँ पे लगभग आयनिक चीज़ें हमने सारी बना दी हैं, आयनिक क्रिस्टल हमने बना लिया है, बॉर्न हैबर साइकिल भी हमने कर लिया है और जालक ऊर्जा भी हमने निकाल दी है, ठीक है। जब भी दो आयन मिलकर के क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे तो जो ऊर्जा निकलेगी उसे क्रिस्टलाइजेशन के दौरान निकली ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा या लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। ये थोड़ा आसान है, ये हमने पढ़ा भी होता है, देखा भी होता है और अब इतना ज़्यादा टफ इसके अंदर आपके ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए कोवैलेंट या सह संयोजी, सह संयोजन, साथ में संयोजन करना, कहने का मतलब साझा करना, ठीक है। इसका सादा मतलब क्या होता है, साझा करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, वही आपका क्या है, सह संयोजी आबंध है, वही क्या है आपका सह संयोजी या कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड में आपको ध्यान देना है, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो सकता है सर, तो ये अलग अलग होगा। इसमें हम एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड, द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड, त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं। जरा देखिएगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल CH4 है, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल C2H4 है, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल C2H2 है। जरा इनको खोल कर देखिए, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो CH4 बनेगा, ये कंपाउंड हमारा सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। कार्बन दो बंधों से आपस में जुड़ा है तो ये हमारा डबल बॉन्ड कंपाउंड है। और जब कार्बन कार्बन तीन बंधों से आपस में जुड़े हैं तो ये हमारा त्रिबंध कंपाउंड है। अगली चीज ध्यान दीजिएगा कि ये डायरेक्शनल होता है, दैशिक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आपका दैशिक प्रकृति का होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन को जुड़ने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। आपने इसको ऐसे नहीं जोड़ा, ऐसे ही जोड़ा है, कहने का मतलब इस पे आकृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने का, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है सिंगल, डबल और ट्रिपल में, डायरेक्शनल होता है। सर ये कब कब बनेगा, तो जब कोई नॉन मेटल किसी नॉन मेटल से जुड़ेगा, कोई अधातु किसी अधातु से जुड़ेगी,
तो उस समय आपका कोवेलेंट या सहसंयोजन बंध जो है वो बनेगा। कोई भी नॉन मेटल किसी भी नॉन मेटल से जुड़ेगा। सर एग्जाम्पल्स को समझना हो तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं, H2, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा कर लीजिए, तो ये क्या बना आपका H बॉन्ड H बन गया। एक और एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का, O2, ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन अगले ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉनों से साझा होंगे तो क्या बनेगा, O2 बनेगा। ये देखिए ऐसे होते हैं ऑक्सीजन। ऐसे नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन के कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, अगला नाइट्रोजन ये, उसके 2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 इलेक्ट्रॉन ये, तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन कंपाउंड्स को ऐसे लिखा जाएगा, देखिए हाइड्रोजन को H सिंगल बॉन्ड H, ऑक्सीजन को O डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन को N ट्रिपल बॉन्ड N। यहां से एक चीज और क्लियर हो गई, क्या कोवेलेंट बॉन्ड एक ही जो आपके अलग अलग नॉन मेटल हैं, अधातु हैं, उनके बीच में भी बन सकता है, अलग अलग अधातुओं के बीच में भी बन सकता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बने हमारे दोनों, इनको क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। इन्हें कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स को सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके यूज हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी कि संयोजी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, कोवेलेंट या सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ये सहसंयोजी कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से समझ सकते हैं। पहली चीज तो आपको ध्यान देना है कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आपके सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी हो सकते हैं और आपके गैस भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, ठीक है, फास्फोरस है, सल्फर है, तो ये आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने पानी में घोला था, जो आयनिक कंपाउंड थे घुल गए थे, लेकिन ये पोलर सॉल्वेंटों में या ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते, ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। कॉमन फिनोमिना है लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमिना का। तो लाइक डिजॉल्व लाइक में क्या होता है, एक जैसी प्रकृति की जो चीजें हैं आपस में घुल जाती हैं, सेम नेचर होना चाहिए। ये भी नॉन आयोनिक है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर ही कोई सॉल्यूशन मिलेगा इनको घोलने के लिए सॉल्वेंट, तो ये उसमें घुलकर सॉल्यूशन बना देंगे। इसके अलावा ये आयंस में नहीं टूटते, तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आयंस नहीं बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेंगे, आयंस नहीं बनाएंगे, नॉन पोलर होंगे, पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे, नॉन पोलर में घुल जाएंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस, हर तरीके का इनका अपना नेचर होगा। इतना क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये सारी चीजें होती हैं। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कुछ चीजें आपको अलग से भी देखनी पड़ेंगी। इसके अंदर पहली चीज तो हमने इसमें लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सारे पढ़ लिए। अब थोड़ा सा फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज, देखिए फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। अब देखिए ऐसे कंपाउंड्स में आपको पता नहीं चल पाएगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। अभी CH4 में कैसे पता चलेगा आपको कि कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होगा। जैसे NaCl में तो आप देखकर बता देंगे Na के ऊपर 1 चार्ज है धन, Cl के ऊपर ऋण है। फॉर्मल आवेश सीधे पता किया जा सकता है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है, सीधा कोई परमाणु एलिमेंट है कॉमन, Na है, Cl है, इन सब के ऊपर 0 होगा। कोई एक मॉलिक्यूल है, अणु है, O2, N2 है, H2 है, इनके ऊपर क्या होता है 0। कोई आयंस है तो उसके ऊपर उसका आयोनिक चार्ज जितना है उतना ही फॉर्मल चार्ज भी होता है। लेकिन अगर कोई बहुपरमाणविक आपके पास एलिमेंट आ जाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, उसके ऊपर चार्ज कैसे निकाला जाएगा। तो देखिएगा फॉर्मल चार्ज बराबर, पहले आप उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास आउटर मोस्ट सेल में, उसमें से आप माइनस कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड हैं या सिंगल जो इलेक्ट्रॉन छूट गए हैं
या जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से भी हम कह सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आप इसको कह लीजिए या फ्री रेडिकल कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल में आप कह लीजिए, या इलेक्ट्रॉन्स नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड, माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड। ऐसे आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज का आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली ओजोन से पूछा जाता है। ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। नाउ अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग करके इसको निकालने की कोशिश करूंगा और इससे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2, ये ऑक्सीजन नंबर 3। मैं जरा दिखा दूं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे और अब ऑक्सीजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 ये चले गए, ये 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। इस वाले को देखिए तो 1 ये है और बाकी ये रहे। ठीक है, अब हमको सब पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। पहले पे फॉर्मल चार्ज, पहले पे फॉर्मल चार्ज, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस वैलेंस सेल में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया? 4 ने। 4 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, माइनस हाफ ऑफ कितनों ने पार्टिसिपेट किया? माइनस हाफ ऑफ कितनों ने पार्टिसिपेट किया? देखिए 2 और 2 4 ने पार्टिसिपेट किया। इसके भी गिनने हैं। ठीक है, 2 और 2 4 ने पार्टिसिपेट किया तो फॉर्मल चार्ज आएगा 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो गया, ये आ गया 0। तो इस वाले पे 0 चार्ज होता है। दूसरे वाले पे निकालते हैं। दूसरे का फॉर्मल चार्ज अगर आप निकालेंगे तो अगेन आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में 6 होते हैं। ये रहा, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स ने, तो -3 माइनस हाफ ऑफ कितनों ने पार्टिसिपेट किया है वो देख लेते हैं। 1 2 3 और 6 इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और बाकी 3 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर आप इसे निकालेंगे तो ये आएगा आपका 6 माइनस 3 के आसपास, ये आपका आएगा 0। ठीक है, 1 2 6। ठीक है, 1 मिनट। इसके ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके सेम ऑक्सीजन के हैं, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज जो है वो गलत आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बचे रहते हैं। ठीक है, 6 ऑल दी 6 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब कोऑर्डिनेट आया नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट को हल्का सा आप ऐसे समझ लीजिए कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही एलिमेंट की तरफ से दिए गए होते हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो है आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेशन में गए हैं, इसीलिए आपका फॉर्मल चार्ज इस पे गलत आया। चेक कीजिएगा जरा, 6 इसके टोटल वैलेंस हो गए। 6 इसके टोटल वैलेंस होने के बाद अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सर 2 ने नहीं किया। माइनस हाफ कितनों ने किया, तो अगेन 6 ने पार्टिसिपेट किया तो 3, तो यह आएगा आपका 6 माइनस 5 यानी कि +1। तो इस पर फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? +1। थर्ड वाले पे अगर आप निकालना चाहें तो यहीं से निकाल दीजिए। 6 माइनस 6 टोटल इसके आउटर मोस्ट में होते हैं, माइनस कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? सिर्फ 6 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और माइनस
हाफ ऑफ कितनों ने पार्टिसिपेट किया, 2 ने, तो हाफ ऑफ 2 इज 1, सो -6 and 6 0 -1, तो इस वाले पे आएगा -1 फॉर्मल चार्ज, इस पे +1 और इस पे 0। तो एक ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन होते हैं, तीनों पे अलग अलग फॉर्मल चार्ज आपने निकाल लिया, +1 0 और -1। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन आ सकता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है थोड़ा सा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी आया नहीं है, तो जब वो आएगा तो उस समय इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल चार्ज के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपका जो आता है वो आता है VSEPR थ्योरी, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कि अब आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके बाद आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि VBT भी है। सो VSEPR, VBT, हाइब्रिडाइजेशन, इनसे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको इसके बाद देखेंगे। फिलहाल ये चेक कर लीजिएगा कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स बना देंगे, यानी कि एक ऑक्सीजन अगर किसी दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ना चाहे तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट जो कोवेलेंट फोर्स है, कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा है इसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक फोर्स होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होने का कारण है क्या, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। मैंने फिर कहा एटम के बीच में नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि एक वीक फोर्स है जो डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना बड़ा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन का सरफेस एरिया छोटा है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा ईजिली गैस फॉर्म पे रहता है। लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन टफ है, हाइड्रोजन का लिक्विड बनाना टफ है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में मिल जाती है, क्योंकि लिक्विफिकेशन थोड़ा ईजी है, प्रेशर ज़्यादा करेंगे, ऑक्सीजन का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो VSEPR और VBT और साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका एक बचा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बाद ही हो पाएगा, तो वो करेंगे कल। ठीक है, तो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।